बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जिस मौजू पे मैंने बात करनी है, ये मौजू जो है इसलिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसकी पॉलिटिकल रिप्रिकॉशंस भी हैं। मेरे ख़्याल में एक ऐसे दौराए की तरफ पीटीआई की गवर्नमेंट जा रही है जहाँ पे लगता ये है कि इनके दिन गिने जा चुके हैं और अब इनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। लेकिन इस मौजू पे जाने से पहले मैं इस मौजू के साथ साथ वो वजूहात भी बयान करना चाहता हूँ कि जिन वजूहात की बिना पर पीटीआई की हुकूमत इस दौराई तक पहुँची है। आपको पता है कि एक महीने की मुसलसल कोशिश के बाद पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ और पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा आईएमएफ के साथ दो ऐसी शराइत कबूल की पीटीआई की माशाल्लाह बड़ी ऑनेस्ट हुकूमत ने, जो आज तक माजी की करप्ट हुकूमतों में किसी ने कबूल नहीं की थी। माजी में क्या होता था? माजी में ये होता था कि जब भी आईएमएफ के साथ ये बात आईएमएफ की तरफ से आती थी कि आप ये बिल ये कानून पास करवाएं पार्लियामेंट से, तो पाकिस्तान की तरफ से जो निगोशिएट करने वाले लोग थे वो हमेशा ये कहते थे कि हमारे कलम में इतनी ताकत नहीं है कि हम पार्लियामेंट को डिक्टेट कर सकें। हम इतना करेंगे कि एक बिल की सूरत में वो पार्लियामेंट के सामने सबमिट कर देंगे और ये फिर पार्लियामेंट की स्वाबदीद है कि वो उसको किस सूरत में पास करती है। ये डिबेट 2010 में पीपल्स पार्टी के ज़माने में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ के ऊपर भी हुई और फिर 2014-15 में जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी के इशू पे भी इसी तरह की डिबेट हुई और इसी तरह के आर्गूमेंट पेश किए गए। लेकिन माशाल्लाह इमरान खान साहब जो बहुत खूबसूरत हैं, उनकी हुकूमत के दौरान आईएमएफ की ये शर्त पहली दफ़ा मानी गई कि हमने ये कबूल कर लिया और इन राइटिंग में आईएमएफ को लिख के दे दिया है कि जो दो बिल हैं, एक तो टैक्स लॉस 4th अमेंडमेंट बिल है जिसमें ज़्यादातर जीएसटी की एग्जम्पशंस हैं, फिर कुछ टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर टैक्स इंक्रीज़ है विद होल्डिंग टैक्स के अंदर, और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हैं। तो ये लॉ जो है वो पार्लियामेंट से मनी बिल जो है ये अप्रूव करवाया जाएगा। और दूसरा जो कंट्रोवर्शियल बिल है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इकॉनमी का, जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें हुकूमत ने कबूल की हैं कि जो माजी की हुकूमतों ने हमेशा उसको रजिस्ट किया। आईएमएफ की तरफ से हमेशा ये मुतालबा आता था लेकिन वो कबूल नहीं किया जाता था। मसलन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के दरमियान एक कोऑर्डिनेशन के लिए मॉनेटरी एंड फिस्कल कोऑर्डिनेशन बोर्ड है अभी मौजूदा लॉ के अंदर। अब ये हुकूमत ने तस्लीम कर लिया है कि वो जो कोऑर्डिनेशन बोर्ड है जिसका काम ही कोऑर्डिनेशन है उसको भी अबॉलिश कर दिया जाएगा। फिर इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें हैं जो हमने उसके अंदर कबूल की है। मसलन उसके अंदर हुकूमत पाकिस्तान ने ये भी कबूल किया है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से कोई कर्ज़ा जो है वो हुकूमत पाकिस्तान नहीं ले सकेगी। तो यानी अभी भी आईएमएफ की कंडीशंस के अंदर ये है, लेकिन उसमें आर्गूमेंट ये है कि अगर खुदा न खास्ता कोई जंग की सूरत हाल पैदा हो जाए, कोई आफत आ जाए, कोई ज़ल्ज़ला आ जाए, तो अगर आप लॉ के अंदर बना देंगे तो ये एक बड़ी इसकी मल्टीपल रिप्रिकॉशंस है। उसके अलावा और बहुत सी चीज़ें हैं, जब वो बिल सामने आएगा तो मज़ीद उसके ऊपर जो है वो डिस्कशन करेंगे। लेकिन इस दफ़ा ये तस्लीम किया गया कि सबमिशन ऑफ बिल जो है वो कंडीशन नहीं है, बल्कि अप्रूवल ऑफ द बिल जो है वो कंडीशन है। अब लास्ट कैबिनेट की मीटिंग के दौरान ये बात कंफर्म की गई कि ये जो लास्ट मीटिंग हुई है इस मंगल को कि वो बिल जो है वो काबीना से मंजूर करवाया जाएगा। लेकिन आखिरी वक्त में काबीना की मीटिंग से पहले प्राइम मिनिस्टर की कंसल्टेशन के बाद वो बिल विड्रॉ कर लिया गया। उसमें 2-3 जो है वो वजूहात बयान की जा रही हैं। एक तो प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा कि मैं इसके बारे में मज़ीद कंसल्टेशन करके हम इसके बारे में कोई स्ट्रैटेजी रिवाइज़ करना चाहते हैं और स्ट्रैटेजी इन प्लेस करना चाहते हैं। दूसरी उसकी वजह यह बयान की गई
कि उस दिन जो फेडरल लॉ मिनिस्टर हैं फ़ारूक नसीम साहब, वो मीटिंग में मौजूद नहीं थे। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो CCLC से था उसको रेटिफाई करने की जो है उसके अंदर था, वो इस वजह से विड्रॉ हुआ। और जो टैक्स लॉज अमेंडमेंट बिल है उस पर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम इस पर मज़ीद कंसल्ट करेंगे। अब 12 जनवरी को डेडलाइन है जो हुकूमत पाकिस्तान और IMF के दरमियान था कि वो 12 जनवरी को बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा, लेकिन वो डेडलाइन मिस होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने ये बात भी की है, कम से कम 3 से 4 बड़े इम्पॉर्टेंट लोगों ने मुझे ये कंफर्म किया है कि हमारी कोशिश ये भी है कि हम IMF को ये कन्विंस कर लें कि हम ये जो बिल है ये ऑर्डिनेंस के ज़रिए लाना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, जो 1 महीना डिस्कशन रही IMF के साथ वाशिंगटन में, पहले कतर में फिर वाशिंगटन में टेक्निकल लेवल टॉक्स और पॉलिसी लेवल टॉक्स हुई, फिर फाइनेंस एडवाइज़र जो है वो वाशिंगटन गए और वो भी 10-15 दिन मुसलसल कोशिश करते रहे, जो कि IMF की एनुअल मीटिंग की साइड लाइन्स पर मीटिंग्स थी, कि IMF को कन्विंस किया जाए कि ऑर्डिनेंस के ज़रिए हम इस बिल को पास करवाना चाहते हैं। और ये ऑर्डिनेंस के ज़रिए जब हम एक दफ़ा कर लें तो फिर अगला जो फाइनेंस बिल है वो उसके साथ मिला के उसको पास करवा लिया जाए। लेकिन IMF इस पे राज़ी नहीं हो रहा और उसकी एक बैकग्राउंड है कि क्यों राज़ी नहीं हो रहा। एक तो IMF पार्लियामेंट को डिक्टेट करने की कोशिश कर रहा है और पार्लियामेंटेरियंस को चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल डिवाइड, कि वो इस बात को रेजिस्ट करें, वो इस बात को पढ़ के जाएं कि कैसे IMF के साथ एक बिल एग्री किया हुआ है और वो कैसे डिक्टेशन लेके उसको कबूल कर लेंगे। ये पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी के ऊपर एक इशू है और मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंटेरियंस को इसको रेजिस्ट करना चाहिए। लेकिन उसकी एक बैकग्राउंड भी है। अब IMF का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। वो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो फॉर्मर एडवाइज़र टू PM ऑन फाइनेंस थे डॉक्टर हफीज़ शेख साहब, उनके ज़माने में IMF को इन राइटिंग दिया गया कि हम ये बिल कैबिनेट से, पहले CCLC से उसको वेवर दिलवाया गया, फिर कैबिनेट से उसको हेस्ट में पास करवाया गया और उसका ड्राफ्ट जो है वो ये कहा गया कि हमने पार्लियामेंट में पेश कर दिया है। अब उसको फिर बाद में हुकूमत को जब हफीज़ शेख साहब चले गए और मौजूदा टीम जो आई, तो शौकत तरीन साहब ने IMF के सामने जाके ये मौक़िफ़ रखा कि भाईजान मसला ये है कि इसके लिए हमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स रिक्वायर्ड होंगी और हमारे पास अक्सरियत नहीं है। इस तरह से IMF के साथ बड़ी टफ नेगोशिएशंस के बाद उन्होंने एक रिवाइज्ड जो है वो ड्राफ्ट जो है वो एग्री किया। लेकिन IMF का चूँकि वो उस टाइम जो है वो एक कंडीशन थी जो कि फुलफ़िल नहीं हुई, तो IMF के प्रोग्राम में जो कंडीशंस फुलफ़िल ना हो वो नेक्स्ट ट्रांच के अंदर वो प्रायर एक्शन बन जाता है। तो वो प्रायर एक्शन बन गया। अब ये प्रायर एक्शन जो है वो अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट, चूँकि आपने एक ट्रस्ट को ब्रीच किया तो IMF आप पे कैसे ट्रस्ट करे। अब ये दोनों साइड्स की सिचुएशन है। अब हुकूमत पाकिस्तान की कोशिश ये है कि ऑर्डिनेंस पे दोबारा से कोशिश करके IMF को एग्री किया जाए। एक कैच-22 की सिचुएशन है। लेकिन जो वाकफान हाल हैं वो ये कह रहे हैं कि IMF शायद इसके लिए तैयार ना हो और वो ब्लेम किसको करते हैं? वो ब्लेम कर रहे हैं पाकिस्तान की नेगोशिएटिंग टीम को कि उन्होंने पाकिस्तान की मिनिस्ट्रीज़ के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो IMF की जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है, उसके बाद स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तो चलें बड़ी मुश्किल से इन्होंने कर लिया, लेकिन उनके अंदर इतनी कैपेसिटी और इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो IMF के प्रोग्राम को निगोशिएट भी कर सकें और फिर उसको एग्जीक्यूट भी करवा सकें। लेकिन ब्यूरोक्रेसी जो कह रही है वो ये कहती है कि जब पॉलिटिकल लीडरशिप ही उनको जो है वो बैक स्टैब करने की कोशिश करे तो वो क्या कर सकते हैं। तो ये एक ब्लेम गेम जो है वो जारी है। अब इस ब्लेम गेम के अंदर मैं आपको एक बात बता दूं, अगर IMF का प्रोग्राम नहीं होता तो रिप्रिकॉशंस पे हम आइंदा किसी प्रोग्राम में जाएंगे। लेकिन एक मैं आपको बता देता हूं, आपका जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट है अगले साल 1.5 साल के अंदर वो सिर्फ $27 बिलियन की है नेट की। तो $27 बिलियन कहाँ से जनरेट होंगे?
अभी आपके रुपए के ऊपर प्रेशर है, 180 रुपए के ऊपर है। अगर जनवरी और मिड फरवरी और फरवरी के अंदर आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं होता तो जून तक फिर रुपए का लेवल क्या होगा, एक रन पड़ेगा। मैं कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं देना चाहता, लेकिन पाकिस्तान के गरीबों का क्या हाल होगा जो महंगाई में पहले ही पिस चुके हैं और उनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इस बोझ को बर्दाश्त कर सकें। मेरा ख्याल है कि हुकूमत के चल चलाओ का टाइम आ चुका है। पीटीआई को केपी में शिकस्त हो चुकी है और ये शिकस्त इंडिया दे रही है कि वो जो चीज़ों को मैनेज करके संभाल के पीछे से चला रहे थे, उन्होंने उनकी वो जो टेक थी वो वहाँ से खिसक चुकी है। तो अब जो है वो चीज़ें, इमरान खान साहब अब घबराने का टाइम भी है, मुश्किलात भी हैं, पॉलिटिकल सिचुएशन भी फ्लूइड है। अब देखना ये है कि आप घबराते हैं या नहीं घबराते, और देखना ये है कि आप अपनी जो क्रिकेट के ज़माने की, वो आप कहते थे कि जब मुश्किल वक्त आता है तो उसी टाइम कप्तान की सलाहियतों का पता चलता है। तो कप्तान साहब अब अपनी सलाहियतें आजमाइए, लेकिन पाकिस्तान की गरीब लोगों की किस्मत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। एक कोहिजन पैदा करने की कोशिश करें। आपकी इकनॉमिक टीम और आप फेल हो चुके हैं। बड़े मुनासिब और पार्लिमानी अल्फाज में इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगले 2 से 3 महीने बड़े टफ़ हैं पाकिस्तान के लोगों के लिए भी और आपकी हुकूमत के लिए भी। तो देखना ये है कि ये आईएमएफ के प्रोग्राम को आप कैसे स्टीयर करके ले जाते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, आईएमएफ का प्रोग्राम जो निगोशिएट किया गया था वो बिल्कुल गलत था। लेकिन इस टाइम मैं पूरी ऑनेस्टी के साथ ये समझता हूँ कि हुकूमत के पास कोई ऑप्शंस शायद नहीं है और उसको आईएमएफ के पास और ये निगोशिएट जो है, ये प्रोग्राम जो 6 रिव्यू है, इसको कंप्लीट करना जो है वो ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आपके रुपए के ऊपर बड़ा शदीद जो है वो दबाव आएगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी और बड़ा क्राइसिस लाइक सिचुएशन हो जाएगी और आपका करंट अकाउंट डेफिसिट पहले ही आप देख लें कि $7 बिलियन को क्रॉस कर चुके, $7.1 बिलियन है 5 महीनों में। अगर ये रफ्तार बरकरार रही तो कम से कम अगर आपका 8-8.5 बिलियन डॉलर पहले 6 मंथ्स में होता है तो आप देख लें कि 17-18 बिलियन डॉलर्स को आप टच कर जाएंगे। तो एक बड़े ही एक ख़तरनाक ये जो शिप है, रडरलेस शिप, ये किसी बहुत बड़े जो उसके साथ टकराने वाला है, एक ओशन के साथ। तो इस टाइम एक बड़ी कोहिजन की और बड़े विजन की और बड़े एहतियात के साथ चीज़ों को जो है वो आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो अब आईएमएफ का प्रोग्राम अगर नहीं होता तो इसकी रिप्रिकॉशंस क्या हो सकती हैं, इसके बारे में आइंदा किसी वीलॉग के अंदर हम डिस्कस करेंगे, इस दुआ और उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान के लोग और ये मुल्क इस अफरीद से बचकर जो है वो निकल जाए। मेहताब हैदर को नए वीलॉग तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। मेहताब हैदर को नए वीलॉग तक इजाज़त दीजिए इस दुआ और उम्मीद के साथ कि हम पाकिस्तान की इकॉनमी को और पाकिस्तान के गरीबों को इस अफरीद से महफूज रख सकें। नए वीलॉग तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।